जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएस की पाठशाला में। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे होंगे, यूपी पीसीएस मेंस 2024 के लिए ये एक सीरीज़ है। ये बेसिकली ठीक है, ये सीरीज़ डिसाइड करेगी कि आप किस तरीके से आंसर राइटिंग, आपको किस तरीके से आंसर राइटिंग के लिए अप्रोच करनी चाहिए, कैसे आप बेहतर आंसर राइटिंग लिख सकते हैं, किस तरीके से शुरुआत किया जाए। तो इस वीडियो में, जो आज का वीडियो है और आगे भी जितने भी वीडियोज़ बनेंगे इसमें मैं बेसिकली आपको एकदम शुरुआत से बताऊंगा कि किस तरीके से आपको आंसर राइटिंग की शुरुआत करनी है। अगर आपने पहले नहीं भी किया है आंसर राइटिंग तो कोई बात नहीं, आप निश्चिंत रहिए। मैं आपको सारी चीज़ें एक एक चीज़ बताऊंगा, ठीक है, सब चीज़ बताऊंगा मैं आपको, निश्चिंत रहिए। बस आपको एक काम करना है कि सीरीज़ को फॉलो कर लेना है, चैनल को फॉलो कर लेना है, ठीक है। लाइक का बटन दबा दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में भी इसको शेयर कर दीजिए, ठीक है। ये आज डे 1 है, ठीक, डे 1 है। आज मैं क्या करूँगा भैया, आज में क्या है कि किसी भी, देखिए, किसी भी चीज़ को शुरू करने से पहले आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, सिलेबस पता होना चाहिए आपको। सबसे पहली बात, आपको सिलेबस पता होना चाहिए। तो ये बेसिकली मैं GS5 और GS6 की बात कर रहा हूँ। वैसे तो आपको मार्केट में बहुत सारे चैनल पे, बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे GS5 और 6 के जो है वो मिल जाएंगे लोग आंसर राइटिंग करवाते हुए। लेकिन जो मैं करवाऊँगा वो मैं स्वयं आंसर राइटिंग करता हूँ और उसी को मैं आपको बताऊँगा। ये आपका एक तरीके से मॉडल आंसर होगा। मॉडल आंसर का मतलब ये नहीं होता है कि यही सही है, ठीक है। वो मेरा पर्सपेक्टिव हो सकता है, मेरा व्यू हो सकता है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो बेसिक चीज़ें होती हैं कि आपका भाई इंट्रो होगा, ठीक है, मेन बॉडी होगी, कंक्लूज़न होगा। ये 3-4 चीज़ें आपको सभी के उसमें मिलेंगी आंसर में, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है मैन टू मैन कि कौन किस फैक्ट का कितना और कहाँ यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ें अलग हो जाती हैं, और कौन मैप यूज़ कर रहा है, कौन डायग्राम, कौन फ्लो चार्ट, इस तरीके से सभी चीज़ें प्रयोग करके आप कैसे बेहतर नंबर ला सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। तो आपको इस सीरीज़ को फॉलो करना है। अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहेगा तभी मैं इस सीरीज़ को आगे करूँगा, अदरवाइज़ बहुत टाइम टेकिंग होता है और मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। तो आप अगर इसका अच्छा रिस्पांस देंगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करवाएंगे, तभी मैं आगे इस चीज़ को कंटिन्यू करवाऊँगा। आज मैं एक प्रश्न देकर जाऊँगा आपको, ठीक है। आप उसको लिखने का प्रयास कीजिएगा। अगर लिख लेंगे, लिख करके आप जो मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर भेज देंगे, मैं उसको देख लूँगा एक बार, फिर उसको मैं डिस्कस भी कर लूँगा, ठीक है। उनमें से जो ठीक ठाक लगेगा वो डिस्कस कर लूँगा और मैं उसका फिर मॉडल आंसर भी आपको बता दूँगा, ठीक। तो आज मैं एक जो वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक क्वेश्चन भी दूंगा, ठीक है। तो बने रहिएगा, वीडियो देखिएगा इसको, ठीक है। और देखिए, बिना लिखे हुए कल्याण नहीं होगा भैया। प्री करते करते आप प्री करते करते मान लीजिए प्री क्लियर भी हो गया ना, तो उससे आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। फाइनल सिलेक्शन आपका मेंस में अच्छा नंबर लाने से ही होगा, ठीक है। तो मेंस के लिए तैयारी करिए आप। अभी भी आपके पास 2 महीने टाइम है, कम से कम 2 महीने आप बढ़िया से तैयारी कीजिए। और 2 महीने में ये कम से कम मैं आपको इसकी 30 क्लास करवाऊँगा, ठीक है, 30 क्लास करवाऊँगा। 30 क्लास में आपको बेहतर आंसर राइटिंग में लिखना सिखा दूँगा, ठीक है। 30 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि 30 बोल दिया तो, लेकिन 30 तो मिनिमम मैं आपको करवा ही दूँगा, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। ये डे 1 आज का इसमें नहीं काउंट होगा, मतलब मैं आपको डे 31 तक का वीडियो दूँगा, ठीक है। चलिए तो आज अभी इस वीडियो में ये देखते हैं कि हम लोग सिलेबस को कैसे उसको तोड़ेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे इसी वीडियो में आज जो PYQ है, यानी कि 2023 में जो हुआ है, एक ही पेपर तो हुआ है एक ही साल, तो उसमें 5 और 6 में कहाँ से, किस टॉपिक से पेपर आया हुआ है, ठीक है, प्रश्न कहाँ से बने हुए हैं, वो देखेंगे हम। थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, उसको डिकोड करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं हम। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इसको हम, ठीक है। ये देखिए, ये आपका GS5 का क्या है, ये आपका सिलेबस है। इसको आप देख लीजिए पूरा, आप इसको लिख लीजिएगा और लिख करके अपने सामने लिख लीजिए, टांग दीजिए कहीं पे। जैसे ये खंड 1 दिया हुआ है, तो आप जब सिलेबस देखेंगे उठा के, तो उसमें खंड वंड कुछ नहीं है, उसमें डायरेक्ट ऐसे चीज़ें लिखी हुई हैं। तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ऐसे करके, ठीक है। फिर इसमें ऐसे 5 6 7 8 9 ऐसे करते 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 देखेंगे, तो आपको इसमें लगभग 22 से 23 टॉपिक इसमें मिलेंगे आपको। इसमें कितने हैं, 5 5 5 6 5 11, 11 5 16, 16 और 7, ठीक है, 7 6 13, 23 टॉपिक आपके किसमें हैं,
23 टॉपिक है GS 5 में, ठीक है। GS 5 में आपके 23 टॉपिक हैं। और GS 6 में, ये GS 6 है, ठीक है, GS 6, ये इसमें कितने टॉपिक हैं, तो इसमें लगभग इसमें भी 23 टॉपिक हैं। तो 22-23 टॉपिक उसमें हैं, 22-23 टॉपिक इसमें लगभग बराबर ही हैं, ठीक है। किसी में हो सकता है एक आध दो आगे पीछे हो जाए, लेकिन यही है, ठीक है। आप देखेंगे पढ़ के तो आपको यही सारा मिलेगा, ठीक। चलिए, ये 7-8 हो जाएगा, तो 8-24, इसमें 24-25 हो जाएंगे लग रहा है, ठीक है। इसमें 24 या 25 टॉपिक होंगे। चलिए, टॉपिक मैं आपको बता दूंगा, कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक। तो आप देखिए, सबसे पहले इसमें देखिए क्या है, मेन टॉपिक मैं बता दे रहा हूँ, उत्तर प्रदेश का इतिहास और कला संस्कृति। उसमें आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। देख लीजिए, ये सारी चीज़ें पढ़नी है और इनसे प्रश्न जो है वो GS 5 में 2023 में पूछे भी गए हैं, ठीक है। इसी से टॉपिक से अभी दिखाऊंगा कि नंबर 1 टॉपिक से, 2 टॉपिक से, 3 टॉपिक से, 18, 19, 20, इस तरीके से किस टॉपिक से कौन सा प्रश्न पूछा गया है, वो सारा चीज़ बताऊंगा मैं, ठीक। और दूसरा है आपका जो उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था और शासन, तो उसमें क्या क्या आता है, वो सारी चीज़ें आप इसमें पढ़ोगे, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, शासन प्रणाली हो गया, महान्यायवादी, न्यायालय, सब, ठीक। स्थानीय स्वशासन, पंचायती राज, ई-गवर्नेंस, कानून व्यवस्था, सारी चीज़ पढ़ेंगे ये, ठीक। उत्तर प्रदेश में सुरक्षा से संबंधित मुद्दे, ठीक, तो इंटरनल सिक्योरिटी का मुद्दा आप पढ़ोगे इसमें, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। अच्छा, ये मुझे लग रहा है ना, ये ठीक है, कोई बात नहीं, ये हो गया, GS 5 का हो गया ये, ठीक। उत्तर प्रदेश की समसामयिक घटनाएं, समसामयिक घटनाओं में आपको जो करंट से आता है ना प्रश्न, कुछ योजनाएं हो गई या कोई ऐसा टॉपिक रहा जिस पे कि बहुत चर्चा में रहा, वो पूछ लेगा, इस तरीके से होगा। समसामयिक घटनाएं जो यूपी की चर्चा में रहती हैं, आप पढ़ते हो ना यूपी करंट, तो यूपी करंट से ही है वो, ठीक है। 5वां ये मिसलेनियस, इसमें आप देखिए, इसमें भूमि सुधार और ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, NGO वगैरह और ये सब, यूपी में पर्यटन संभावनाएँ, ठीक। तो ये आपका GS 5 का रहा, ठीक है, GS 5 का। और GS जो 6 है, GS 6 जो है वो आपका इधर ये आएगा आगे। देखिए, ये बेसिकली जो GS 6 है, इसमें आपको इकोनॉमिक्स, यूपी का पूरा अर्थव्यवस्था से रिलेटेड जो टॉपिक हैं वो सारे ही इसमें मिल जाएंगे आपको, ठीक है। आर्थिक परिदृश्य, ये व्यापार वाणिज्य, ठीक है, लोक कल्याणकारी नीतियाँ, ठीक, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। खनिज मिल जाएगा, इसी में आपको भौगोलिक जो संरचना है उसके बारे में भी पढ़ना है। यूपी में परिवहन, औद्योगिक विकास, शक्ति संसाधन, ठीक है, ये सारी चीज़ें। यूपी में बागवानी और मत्स्य पालन, ये सब पूरा, इसको देख के आप लिख लीजिएगा। इसका PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूँगा, ठीक है। वहाँ से आप इसको ले सकते हैं और लिख के अपने सामने टांग लीजिए। अगर आपने नहीं टांगा है अभी तक तो कर लीजिए इस चीज़ को, और 1-2 बार आप ज़रूर देखिए टॉपिक को। इससे क्या होगा, इसके साथ आपको एक काम करना है, ये जो सीरीज़ चल रही है इसके साथ चल रही है, 1-2 काम और करिएगा आप। या देखिए, एक जो लोकल न्यूज़पेपर है, लोकल न्यूज़पेपर का मतलब हुआ ये कि दैनिक जागरण हो गया, या अमर उजाला हो गया, या जनसत्ता हो गया, इनको ज़रूर फॉलो करिएगा। इससे क्या होगा कि आपको लोकल जो यूपी की जो योजनाएं हैं, जो कोई पहल है या कोई करंट की कोई चीज़ आपको पता चलेगी, ठीक है, वो नोट करते चलिए टॉपिक वाइज। प्लस आपको उसके जो लेख हैं वो पढ़िएगा। उससे पढ़ने से आपको 2 फ़ायदा होगा। एक तो आपकी वोकैबुलरी, हिंदी वाली जो शब्दावली है वो अच्छी होगी, उस पर पकड़ मजबूत होगी, ठीक है, शब्दावली पकड़ मजबूत होगी। दूसरे, वो जो अगर ये मजबूत होगी तो आपको दोनों जगह फ़ायदा करेगा। एक तो आंसर राइटिंग में GS में तो फ़ायदा करेगा ही, इसके अलावा आपको एस्से में भी करेगा, ठीक है, एस्से में भी करेगा और RO में भी करेगा, ठीक है। वहाँ भी एस्से आता है 120 नंबर का, ठीक है। तो हल्के में मत लीजिए उसको, हल्के में लेंगे तो आपको भी वो हल्का कर देगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक। तो ये मैंने आपको GS 5 और 6 का मोटा मोटा मैंने ये आपको जो सिलेबस है वो बता दिया मैंने, ठीक है। या आपको ये अगर वीडियो बड़ा लगे या और लगेगा तो 1.5 की स्पीड से देख लीजिएगा इसको, ठीक, समझ में आ जाएगा। चलिए, अब हम आते हैं जो GS 5 और 6 का जो पेपर आया था, ठीक है, उसी पेपर को हम डिस्कस करते हैं, कहाँ से कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछा गया है। जैसे देखिए, पहला ही प्रश्न पूछा गया था, उत्तर प्रदेश की कृषि निर्यात नीति 2019। अब देखिए, 2023 में 2019 का नीति पूछ रहा है, तो ये मत सोचिएगा कि पुरानी नीतियां जो है वो इर्रिलेवेंट हो जाएंगी, नहीं। 2020 की जो नीति है वो, 2019 की जो नीतियां हैं वो, हो सकता है कि 2018 की भी कोई नीति
जो रिवाइज्ड हो गई हो उसको तो ठीक है अभी आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन मान लो कोई रिवाइज्ड नहीं हुई है, जैसे कृषि निर्यात नीति अभी वही चल रही है, ठीक है, तो ये 2019 से लेकर के और 2019-20 से लेके 2024-25 तक है वो, ठीक। तो ये उसमें पूछा है कि कृषि कृषि गतिविधियों को, निर्यात गतिविधियों को कैसे मजबूती प्रदान करती है, तो इसके बारे में आपको बताना है। अब देखिए, अगर आप कहेंगे तो इसी को मैं करवा दूंगा, ठीक है। अगर आप कहेंगे, आप कमेंट करिएगा, आपको अगर नया प्रश्न करना है या यही वाला प्रश्न करना है, किस तरीके से आप जैसा कहेंगे वैसा मैं करवा दूंगा, ठीक है। ये देखिए टॉपिक आपका कहाँ से ऐड होता है, ये टॉपिक को ऐड होता है आपका टॉपिक 8 और टॉपिक 2, यानी कि दोनों टॉपिक से ये रिलेट करता है। अब दिखा देता हूँ मैं आपको, देखिए जैसे यहाँ देखिए टॉपिक 8 कहाँ गया आपका, मान लीजिए ये 6 हो गया। अच्छा ये वाला कौन सा प्रश्न है, कौन सा ये GS 6 है यार, सॉरी ठीक है, ये GS 6 है, तो GS 6 में देखिए टॉपिक 2। अब ये आपका उत्तर प्रदेश का वाणिज्य व्यापार, ठीक है, वो हो गया एक, तो चाहे यहाँ से कोरिलेट कर लीजिए, और या फिर उत्तर प्रदेश में कृषि का व्यवसायीकरण और कृषि फसलों का उत्पादन, कृषि से रिलेटेड जो है वो प्रश्न है, आप उसको कहीं से भी लगा सकते हो। उत्तर प्रदेश में कृषि और समसामयिक, यहाँ से भी कोरिलेट कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से करना है। ये GS 6 सही है, मैं मुझे लगा ये GS 5 इसलिए मैं उसमें देखने लगा, ठीक। तो आप कमेंट करिएगा कि आपको यही प्रश्न करना है पहले, या फिर आपको जो मैं अलग से दूँ प्रश्न वो करना है। जो भी आप बताइएगा तो मैं आपको बता दूंगा। अब देखिए दूसरा जो प्रश्न आया है वो टॉपिक 16 से, तीसरा टॉपिक 13 से, चौथा टॉपिक 5 से, ठीक है। वहाँ से आप इसको को रिलेट कर सकते हैं। देखिए दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण कल्याण कल्याण हेतु 3 हो गया, पूर्वांचल एक्सप्रेस टॉपिक 5 और 15 और 16 दोनों में आता है, ये आ जाएगा उसमें से। मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम ये आपका टॉपिक 8 और 11 दोनों से आ जाएगा। भूजल उपयोग से जुड़ी समस्याएं ये आपका टॉपिक 16 और टॉपिक 18 से आ जाएगा। फिर 9वां जो है ये आपका टॉपिक 17, ठीक है। उत्तर प्रदेश का जो ये 10वां प्रश्न है ये आपका टॉपिक 20 से, ठीक है, टॉपिक 20 से आ जाएगा। ये देखिए आप आगे बढ़ते हैं हम, तो 11वां प्रश्न देखिए टॉपिक 1, उत्तर प्रदेश बजट के बुनियादी ढांचे के सुरक्षा के प्रावधान के लिए, सुधार के प्रावधान के लिए, तो ये आप वहाँ से कर सकते हो, ठीक है। इधर से इधर आ जाएगा, ठीक। चलिए टॉपिक 1 हो गया। ये देखिए 12वां प्रश्न जो है वो टॉपिक आपका 4, 13 में ये आपका टॉपिक 10, ठीक है। कुछ प्रश्न ऐसे भी आपको दिखेंगे जो एक ही टॉपिक से दो दो प्रश्न भी आए हैं, ठीक है। ऐसा मत सोचिएगा कि एक टॉपिक से एक ही प्रश्न आएगा, मतलब दो भी प्रश्न भी बन सकता है, 3 प्रश्न भी बना सकता है। हालांकि वो कोशिश यही रहता है कि उसकी कि एक टॉपिक से आपको एक ही प्रश्न मिले, ठीक है। 14वां जो है देखिए टॉपिक 22 है। ये देखिए आप यहाँ से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये 15वां जो है टॉपिक 16 और 6 दोनों से रिलेटेड है। 16वां 19 से है, ठीक है, इसको भी देख सकते हो आप, ठीक। तो ये हो गया 16वां। 17वां देखो, ये 17वां भी 19 में। आप देखो यहाँ पे दोनों टॉपिक सेम में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए जैसे अभी देखते हैं इसमें, यहाँ मौसम ये पूर्वानुमान मौसम विज्ञान केंद्र की बात कर रहा है, यहाँ पे जलवायु परिवर्तन कार्य योजना। अब देखिए 16 और 17 19वां टॉपिक बोल रहा है। अब इसमें देखिए 19वां टॉपिक कहाँ है, क्या है, आपको एक बात बताता हूँ। ये देखिए, तो ये देखिए जलवायु परिवर्तन और मौसम पूर्वानुमान, ये मतलब दोनों एक ही टॉपिक में है। तो देखिए इस तरीके से आपको टॉपिक ये 19वां एक है, लेकिन दो टॉपिक मतलब सब टॉपिक हो गए ये, तो उसमें से 2 प्रश्न बना दिया उसने, ठीक। तो इस तरीके से देखेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा कि किस टॉपिक से कैसे प्रश्न बना रहा है वो, ठीक। तो ये हो गया 16 और 17। फिर आप 18 देखिए आपका ये 20 और 14। फिर ये बुंदेलखंड वाला देखिए ये आपका 16वें टॉपिक से। फिर आपको देखिए ये 19वां ये 20वां प्रश्न आपका टॉपिक 21 से है, ठीक है। विज्ञान प्रौद्योगिकी परिषद के नवाचार प्रोत्साहन कार्यक्रमों के उद्देश्य को बताना है। ये हो गया GS 6 का। अभी GS 5 का देख लीजिए, GS 5 वाला देखिए। ये देखिए कौन से टॉपिक से आया है, प्रदेश में महाधिवक्ता की नियुक्ति की प्रक्रिया और उसके कार्यों का आलोचनात्मक परीक्षण करना है। तो ये टॉपिक 7 से आया है। 7 देख लीजिए, आपको दिखा देता हूँ, इसमें भी आपको लगेगा कि नहीं सही बोल रहा हूँ मैं। देखिए अब अगर आप ये बात करें कि ये हो गया 5 टॉपिक, ठीक है, 5वां हो गया, ये 6, 7, 7वें टॉपिक से आपका ये महान्यायवादी हो गया, ऐसे हो गया ना।
तो इसी तरीके से सारे ही ऐसे उसमें जुड़े हुए हैं, किसी न किसी टॉपिक से आए हुए हैं। अब देख लीजिए, अब मैंने लिखा हुआ, ये PDF में शेयर कर दूंगा, देख लीजिएगा। ये टॉपिक 8, टॉपिक 9, ये 20, ये 12वें का जो टॉपिक है चौथा, ठीक है, उसका है 5वां, ये टॉपिक 1, 2, ये टॉपिक 1, ये टॉपिक 3, ठीक है। टॉपिक 1 से 2 बार आया है। उत्तर प्रदेश में हड़प्पा सभ्यता से संबंधित पुरास्थलों की पहचान कीजिए, ठीक है, इस तरीके से कि यूपी में कहाँ कहाँ मिले हैं, ठीक है। वो अलग तरीके से भी पूछ सकता है, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार पूछ सकता है, अलग अलग उसमें पूछ सकता है। असहयोग आंदोलन टॉपिक 3 हो गया। ये उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर नीति 12वें का 2 और 3 है ना, इस तरीके से। प्राथमिक एवं उच्च शिक्षा विद्यालयों को आदर्श विद्यालयों में बदलने के लिए, तो ये टॉपिक 15, ये टॉपिक 11 है ना, 11 का 11। उत्तर प्रदेश के सुशासन में मुख्य सचिव की भूमिका प्रशासन में, तो आपको ये टॉपिक 6 से मिला, ठीक है। ई डिस्ट्रिक्ट, ये टॉपिक 10, ये जाति पदानुक्रम, ये आपका टॉपिक 5, ठीक है। ये स्पेशल टास्क फोर्स आपका UPSTF के बारे में पूछ रहा है, 12 के 4 में है। बाबा रामचंद्र, ये चौथा नंबर टॉपिक है इसमें। 1857 में ये उत्तर प्रदेश के योद्धाओं का योगदान, ठीक है, टॉपिक 3 हो गया। ये आपका बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार, ये हो गया टॉपिक 1, ठीक। उत्तर प्रदेश में स्थापित प्रथम आयुष विश्वविद्यालय के रूप में, ये हो गया, ठीक है। ये आपका टॉपिक 14 हो गया। ये भी देखिए, अब दोनों टॉपिक एक ही से हैं, ये 19 और 20, ये आयुष इसकी बात कर रहा है और स्वास्थ्य नीति, तो अगर ये दोनों एक ही में आता है, स्वास्थ्य की बात करेंगे तो ये दोनों एक ही में आएगा। 19-20 देख लीजिए, यहाँ देखिए, एक मिनट, आपको GS5 वाले में चलते हैं, ये देखिए, ठीक है, 19-20 की बात कर रहा है, तो यहाँ पे स्वास्थ्य प्रणाली की बात कर रहा है ये, सॉरी, यहाँ पे ना प्रदेश में स्वास्थ्य प्रणाली और स्वास्थ्य एवं चिकित्सीय मुद्दे, तो आपको एक ही उसमें आ जाएगा ये, ठीक है। इस तरीके से प्रश्नों को देखा जाता है, इस तरीके से डिकोड किया जाता है, ठीक है। किस तरीके से आप सिलेबस को डिकोड करते हैं, किस तरीके से प्रश्न पूछे गए हैं, इन सब को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आज एक चीज़ और आपको बताता हूँ कि जैसे आप मान लीजिए, यहाँ पे रुकते हैं, जैसे आप बेसिक चीज़ बता देता हूँ। आज मैं आंसर राइटिंग नहीं करवाऊँगा, आज आपको एक प्रश्न बताऊँगा मैं, उसको आप लिखिएगा और टेलीग्राम चैनल पर भेजिएगा, ठीक है। फिर मैं उसको अगले दिन डिस्कस करके और आपको मॉडल आंसर बता दूंगा। जैसे कोई प्रश्न है, मान लीजिए यही पहला वाला प्रश्न था, इसमें कहाँ गया ये, ठीक है। उत्तर प्रदेश में महाधिवक्ता के नियुक्ति की प्रक्रिया तथा उसके कार्यों का आलोचनात्मक परीक्षण करना है। तो कोई भी प्रश्न होगा, ठीक है, कोई भी प्रश्न होगा तो उसमें आपको किस तरीके से स्टेप फॉलो करना है वो बता देता हूँ। पहले आप इंट्रो लिखिएगा, ठीक है। कोई प्रश्न अगर आप उत्तर लिख रहे हैं तो सबसे पहले इंट्रो में क्या होता है कि चीज़ों को आपको थोड़ा सा बताना पड़ता है, 2-4 लाइन में, ज़्यादा बड़ा इंट्रो नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम आपका 3 से 4 लाइन मतलब इंट्रो हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा मतलब बड़ा नहीं कि आपने पूरा लिख दिया एकदम भारी भरकम, ठीक है, इंट्रो ही आधा पेज ले गए, नहीं। अच्छा, इसमें भी 2 चीज़ें याद रखिएगा, जैसे 125 शब्द का आता है, ठीक है, और 200 शब्द का आता है। ये 2 टाइप के प्रश्न आते हैं, ये 10 क्वेश्चन, ये भी 10 क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए, इंट्रो में क्या होता है कि जैसे अगर 200 शब्दों का है तो 200 शब्दों वाले में हो सकता है कि आपको अगर इंट्रो थोड़ा सा बड़ा भी लिखना पड़े तो आप मतलब 4 या 5 लाइन लिख सकते हो, ठीक है, 4 या 5 लाइन लिख दो। लेकिन जो 125 शब्द वाला है उसमें कोशिश करिए कि बहुत बड़ा इंट्रो ना हो, 3 से 4 ही लाइन लिखिए, ठीक है। इसमें आप थोड़ा सा बड़ा भी लिख सकते हैं, बढ़ भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा समस्या नहीं है, लेकिन कोशिश करिए कि इंट्रो छोटा ही रहे। फिर आता है मेन बॉडी। मेन बॉडी क्या होती है समझिए पहले। इंट्रो तो हो गया कि जैसे आप कहते हैं ना कि आपने शुरुआत कर दी इस तरीके से। मेन बॉडी क्या है, मेन बॉडी में आपको मेन बॉडी 1, मेन बॉडी 2, मेन बॉडी 3 इस तरीके से भी हो सकता है, यानी कि वो प्रश्न के पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि कितने पार्ट इसमें पूछ रहा है। जैसे आप इसमें देखिए, इसमें पूछ रहा है महाधिवक्ता के नियुक्ति की प्रक्रिया, तो एक पार्ट ये हो गया, नियुक्ति की प्रक्रिया पूछ रहा है वो, तथा उसके कार्य हो गए। आलोचनात्मक परीक्षण करना है, मतलब इन दोनों का आलोचनात्मक परीक्षण करना है, तो आपको दोनों को थोड़ा थोड़ा बताना पड़ेगा आपको पहले। तो इंट्रो में आप बता देंगे कि महाधिवक्ता का जो संवैधानिक, ये एक तरीके से संवैधानिक पद है और आपका अनुच्छेद 100 से लेकर के यहाँ तक आपका ये इसमें महाधिवक्ता की बात की गई है, आप इंट्रो बता दीजिए। उसके बाद
अब वो जब मेन बॉडी में आएंगे तब आपको वो नियुक्ति प्रक्रिया थोड़ी सी बतानी पड़ेगी कि इसकी नियुक्ति प्रक्रिया में होता क्या है, कौन नियुक्त करता है, राष्ट्रपति नियुक्त करता है, ठीक है, क्या होता है ये, किस तरीके से होता है, कौन कौन इसको सिलेक्ट करता है, इसके परिलब्धियाँ भत्ते क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ये सारी चीज़ें आप बता दो। उसके कार्य बता दो क्या होता है ये, ठीक है, विधि वेत्ता होता है, सरकार का एक प्रमुख वकील के रूप में कार्य करता है, विधि सलाहकार के रूप में कार्य करता है, राष्ट्रपति जो कार्य बोलते हैं वो करने के लिए कहता है। तो इस तरीके से प्रश्नों को लिखते हुए फिर आप कंक्लूज़न में जाते हैं। अब चूंकि यहाँ पे आपको देखना है टेलेंडर वर्ड्स, ठीक है, आपको जो लास्ट में वर्ड देखने हैं उसके हिसाब से भी प्रश्न को थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। अगर यहाँ पे लिख रहा है कि आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, यानी कि आपको इसकी कमियों को बताना पड़ेगा थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है, आलोचना करनी पड़ेगी आपको। आलोचना का मतलब ये है कि आपको बताना पड़ेगा कि महाधिवक्ता जो है राज्यपाल के द्वारा तो नियुक्त होता है, ठीक है, लेकिन इसकी नियुक्ति में आपको प्रायः राजनीतिक हस्तक्षेप देखने को मिलता है, यानी कि राजनीति से प्रेरित होती है ये, ठीक है, राजनीति से प्रेरित। अगर आपको कुछ एग्जाम्पल याद आए तो वो आप इसमें कोट कर सकते हो, तो वो बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। आलोचनात्मक परीक्षण में यही होता है कि आपको उसकी कमियों को बताना पड़ेगा, फिर थोड़ा सा वे फॉरवर्ड देते हुए आप उसको कंक्लूज़न बता दो, ठीक है, उपसंहार कर दो कि आपने जो चीज़ ऊपर बताई है उसी को कनेक्ट करते हुए नीचे आप 3 से 4 लाइन में कंक्लूज़न भी, 5 लाइन में अगर बहुत ज़्यादा है तो 5 लाइन में कंक्लूज़न भी बता दो, ठीक है। ये हो गया आपका एक पैटर्न जो मेंस आंसर राइटिंग के लिए ज़रूरी है। इसी पैटर्न पे आपको लिखना है, ठीक है। तो आज आप एक काम कीजिएगा, ये GS5 ही है ना, ठीक है, GS5 का आज आप यही वाला प्रश्न जो है वो प्रीवियस ईयर से ही शुरू करते हैं, ठीक है। तो यही वाला प्रश्न आप जो है बताइएगा, मुझे लिख के आप भेजिएगा, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे भेजिएगा। इसके आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो टेलीग्राम का जो लिंक है वो मिल जाएगा, ठीक है, ठीक। चलिए, टेलीग्राम आप उस पर भेज दीजिएगा। देखिए उसमें क्या है, एक जो टेलीग्राम चैनल 2 है, एक तो मेन वाला है और एक है उसमें डिस्कशन ग्रुप वाला। तो डिस्कशन ग्रुप वाले में ही भेज पाओगे आप, ठीक है। इसमें मेन वाले में ज्वाइन हो जाइएगा और इसमें आप डिस्कशन वाले में भी ज्वाइन, दोनों की लिंक दी हुई है उसमें, दोनों की लिंक है, मेन की भी और डिस्कशन वाले ग्रुप की। तो डिस्कशन वाले ग्रुप में ही आप भेज पाओगे, तो उसी में आप ज्वाइन, दोनों में ज्वाइन दोनों में कर लीजिएगा और भेजिएगा आप इसमें, ठीक है, क्योंकि इसी में भेज पाएंगे, उसमें आपको ऑथराइज़ नहीं है, ठीक। चलिए, तो ये रहा आज का जो मेन चीज़ें थी, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। मैंने आपको इसमें सिलेबस बता दिया, ठीक है, सिलेबस बता दिया, आंसर राइटिंग कैसे शुरुआत करते हैं वो बता दिया थोड़ा बहुत। अब मैं प्रश्नों के साथ ही आपको चीज़ों को बताऊंगा, किस तरीके से टेल वर्ड्स को देखते हैं वो भी बता दिया मैंने आपको, ठीक है। यहीं पे अगर कुछ लिखा रहता कि टिप्पणी कीजिए या चर्चा कीजिए तो वो थोड़ा सा अलग हो जाता, फिर आपको उसमें आलोचना नहीं करनी थी। चर्चा करने में आपको कुछ चीज़ें दिखानी हैं, लेकिन आलोचना में तो आपको पूरा मतलब एक ऐसा पार्ट दिखाना होगा जहाँ पे रियली में लगता है कि यार नहीं, यहाँ पे मतलब इसकी आलोचना होनी चाहिए, ठीक है। तो वो उस तरीके से कमियां आपको दिखानी पड़ेंगी उसमें, लेकिन चर्चा करें में आपको कमियां दिखानी हैं लेकिन उतनी नहीं दिखानी है, ठीक है। 1 लाइन में 2 लाइन में दिखा के आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक। तो ये रहा आपका, तो मैंने आपको ये चीज़ बता दिया। प्रश्न में क्या क्या होना चाहिए वो मैंने आपको बता दिया कि भाई इंट्रो होगा, कोई सा भी प्रश्न लिखोगे आप इंट्रो लिखना, मेन बॉडी में क्या पूछ रहा है वो, तो वो जितना पार्ट पूछेगा मेन बॉडी में उतना आपको चीज़ उसमें लिखनी पड़ेगी। थोड़ी नियुक्ति प्रक्रिया बताइए, थोड़े उसके कार्य बताइए, फिर उसकी आलोचनात्मक मतलब वो कीजिए, व्याख्या कीजिए कि क्यों, क्या होता है, क्यों होता है, वो सारी चीज़ें आप बताइए इसमें, ठीक है। चलें आगे बढ़ें, ठीक। तो ये चीज़ हो गया। इसी तरीके से देखिए, जैसे उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय दलों की प्रकृति की विवेचना करनी है, ठीक है। चलो ये मैं एक काम करता हूँ, इसको आप लिख के भेजिएगा पहले, फिर मैं इसको एक मॉडल आंसर बना के आपसे डिस्कस कर लूँगा, और जो आपने भेजा होगा उसमें भी मैं बता दूँगा कि कहाँ क्या कमियाँ हैं, ठीक है। चलिए, तो आप, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अगर आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो थोड़ा मोटिवेशन बढ़ेगा, तो भी मैं वीडियो बना पाऊँगा, अदरवाइज़ फिर मैं इसको ड्रॉप कर दूँगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।